जो पहला वर्ड है हमारे सामने, हमारे वर्ड पावर ड्रिल बैच का, वो है पेट्रियार्की। ठीक है, पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है? पितृसत्ता, और पितृसत्ता को बोलते हैं मेल डोमिनेंस। अब ये मेल डोमिनेंस कैसे याद करना है? अगर आपने वो मूवी देखी होगी, दंगल मूवी, तो आपको याद होगा कि उस मूवी में जो आमिर खान ने उनके पिता का रोल निभाया है, महावीर फोगाट का, याद होगा सबको। यस सर। अब यस सर। महावीर फोगाट जो होता है, मतलब आमिर खान जो उस मूवी में है, महावीर फोगाट का जो रोल प्ले कर रहे हैं, आपको पता होगा कि वो अपनी बेटियों के ऊपर एक तरीके से, कि वो बार बार, हर बार जब भी वो बच्चा पैदा कर रहे थे तो बेटी हो रही थी उनको, और फिर वो चाहते थे बेटा, मां चाहकर भी उनको मना नहीं कर पा रही थी। क्योंकि उस टाइम पे आप ये मान के चलिए कि परिवार में जो सबसे ज्यादा, और हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा देखा ही जाता है कि पितृसत्तात्मक परिवार रहते हैं, मतलब जहाँ पे मेल डोमिनेंस रहता है। डोमिनेंस का मतलब होता है जिसका ज्यादा प्रभुत्व हो, जिसका ज्यादा हिस्सा हो। तो पेट्रियार्की में तो देखो, पेट्रियार्की में पिता लिखा हुआ पहले, पेट्रियार्की, तो पिता की जहां पर सबसे ज्यादा चलती है, मतलब सत्ता सबसे ज्यादा हाथ में किसके है? एक पिता के है। तो उस मूवी में अगर आपको याद हो, तो पेट्रियार्की पिता की सबसे ज्यादा चला करती थी। तो ऐसा एक मेल डोमिनेंस जैसा वहां पे सारा का सारा सीन क्रिएट हो रखा था। ठीक है ना? दंगल मूवी में आपने बस इतना याद रखना है कि जो सीन सारा का सारा बना हुआ था, वो किसके हिसाब से बना हुआ था? एक मेल डोमिनेंस टाइप का सीन था, मतलब पितृसत्तात्मक परिवार था वो, जहाँ पे पिता की ज्यादा चल रही थी। एक माँ बार बार अपने हस्बैंड को वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी, वो मना नहीं कर पा रही थी, वो जैसा जिस हिसाब से अपने परिवार को चला रहा था, उस हिसाब से वो परिवार चल रहा था। ये तो हुआ अपना पहला मीनिंग। अब देखो हुआ क्या। दूसरा जो मीनिंग अपने पास, आइकोनोक्लास्ट, ये वन वर्ड है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, पेट्रियार्की भी वैसे वन वर्ड में आता है, लेकिन आइकोनोक्लास्ट तो प्रॉपर वन वर्ड का एक मीनिंग है। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है वन हु अटैक्स एन ऑर्थोडॉक्स कल्चर। यहाँ एक तो ऑर्थोडॉक्स मीनिंग पे हमने को फोकस करना है। तो ऑर्थोडॉक्स किसे कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो पुराने रीति रिवाज चलते हुए आ रहे होते हैं ना, जो कोई नियम बने होते हैं पुराने समय से, वही अगर चलते रहते हैं तो उसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। अब आइकोनोक्लास्ट को अगर हिंदी में कहूं, तो हिंदी में तो इसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक। लेकिन अब देखो, मूर्ति भंजक कहते किसे हैं? मूर्ति भंजक को आप कुछ इस तरीके से याद रखिए, वन हु अटैक्स एन ऑर्थोडॉक्स कल्चर। पुराने कोई भी रीति रिवाज चलते आते हैं, पुरानी कोई भी मान लो किसी तरीके कोई कोई प्रोटोकॉल जो चलता रहता है ना, उसको कोई अगर उस पर अटैक करता है, अटैक करने का मतलब होता है उससे हटकर कोई काम करता है। हमला करना अर्थ नहीं है यहाँ पे, अटैक का मतलब है एक तरीके से उससे हटकर कोई काम करता है। अब उस मूवी के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर आपको याद हो कि ज्यादातर पहलवानी करवाने का काम लड़कों को करवाया जाता है, लेकिन महावीर फोगाट ने अपनी बेटियों को यह काम करवाने का सोचा। उसने क्या डिसाइड करा कि मैं अपनी बेटियों को पहलवान बनाऊंगा, कुश्ती करवाऊंगा। क्लियर है ना सबको ये बात? अब देखो, आइकोनोक्लास्ट का मतलब इसने कहा है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का अब पहले तो मीनिंग याद करते हैं। जैसे पेट्रियार्की में तो पेट्री मतलब पिता, पहले से पिता छपा पड़ा है, तो ये तो पेट्रियार्की तो हुआ पितृसत्ता। आइकोनोक्लास्ट में देखो, हर किसी इंसान का कोई ना कोई आइकन होता है। जैसे मान लो कोई गेम खेलता है तो उसका विराट कोहली आइकन हो सकता है। समझ में आ रही है आपकी बात? हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक आइकन होता है, वो उसको देखकर उस हिसाब से अपनी काम करता है। अब आइकोनोक्लास्ट, क्लास्ट को आप याद कर लीजिए ब्लास्ट से। आपके आइकन पे आप ब्लास्ट करते हो, मतलब आपके आइकन आज तक किस हिसाब से पढ़ाई करते आए हैं, आपका आइकन आज तक किस हिसाब से खेलता है, आपका आइकन आज तक किस हिसाब से अपने जीवन को जीता है। आपने क्या किया? उस रास्ते को छोड़ा और एक नया तरीका अपनाया अपने काम करने का। आपने क्या किया? अटैक करा एन ऑर्थोडॉक्स कल्चर, एक ऐसे कल्चर पे, एक ऐसे संस्कृति पे आपने क्या किया है? अटैक करा है। हमला करना अर्थ नहीं है, मतलब आपने लीक से हटकर कोई काम किया है। तो ऑर्थोडॉक्स भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुराने रीति रिवाज, पुराने कोई भी काम जो जिस हिसाब से चलते आते हैं उसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक। भंजक का मतलब होता है तोड़ना। कोई पुरानी मूर्तियां बनी होती हैं, उन मूर्तियों को आप तोड़ते हो, एक नए तरीके से काम करने की शुरुआत करते हो। अब मैंने इसका एक सिनोनिम लिखा है यहाँ पे, डिसिडेंट। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके साथ ऐड करा है। आइकोनोक्लास्ट का ये सिनोनिम है डिसिडेंट। ठीक है ना? डिसिडेंट का मतलब भी क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट होता है। वैसे तो वन वर्ड के कभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अगर कल को ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आइकोनोक्लास्ट ऊपर दे रखा और नीचे 4 सिनोनिम के तौर पे ऑप्शंस दे दे, तो याद रखिएगा डिसिडेंट ऑप्शन दी बेस्ट आंसर बनता है इसका। डिसिडेंट का भी मतलब वही होता है जो आइकोनोक्लास्ट का होता है, मूर्ति भंजक। ठीक है, याद रखना इस बात को आप, मूर्ति भंजक। तो आइकोनोक्लास्ट को डिसिडेंट किससे याद काफी करोगे? हाँ, क्या कह रहे हो? सर, डिसिडेंट काफी बार पूछा भी गया और सर न्यूज़पेपरों में काफी देखने को मिलता है सर। हाँ, बहुत आता है ये डिसिडेंट वर्ड। अब डिसिडेंट को आप इस तरीके से भी ले सकते हो, मान लो कोई, जैसे कोई भी एक ऐसा कोई पॉलिटिशियन है,
जो नए तरीके से राजनीति करने की शुरुआत करता है, एक युवा है मान लो, और वो एक नए तरीके से किसी काम को करने की शुरुआत करता है। अगर आज आप टीवी देख रहे थे तो आपको पता होगा चिराग पासवान जो है, ठीक है ना, वो अभी उसका चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, वो एक नए तरीके से काम करने की बोल रहा है कि भाई मैं तो मेरे हिसाब से काम करूंगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो उसका जो बिहेवियर है वो डिसिडेंट है। चिराग पासवान बिहार का जो है ना, आपको पता होगा बिहार में चिराग पासवान है, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डिसिडेंट तरीके से, मतलब उसने एक मूर्ति भंजक के तौर पे काम करा। वो कह रहा है कि मैं पार्टी को मेरे हिसाब से चलाऊंगा। तो आइकोनोक्लास्ट और डिसिडेंट दोनों मीनिंग याद रख लीजिएगा। आइकोनोक्लास्ट वन वर्ड में ज्यादा पूछा जाता है, डिसिडेंट एक आपको जनरल मीनिंग के तौर पे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। आगे चले। अच्छा, डिसिडेंट को आपको मैं याद करवाने का तरीका अगर बताऊं, आपने कई बार देखा, अगर आप यूट्यूब वगैरह देखते हो इधर उधर, ये रैपर्स जो सुनते हो आप, जैसे हनी सिंह हुआ, बोहेमिया हुआ, बादशाह हुआ, ये आपने सुने होंगे इनके नाम अच्छे से। ये कई बार क्या निकालते हैं, डिस ट्रैक निकालते हैं, डिस ट्रैक, आपने सुना होगा। ये डिस ट्रैक क्या होता है जानते हो आप? नो सर। किसी को आइडिया है? नो सर। नहीं सर। कमाल करते हो यार, आप लोगों को नहीं पता, आप तो बिल्कुल ही यंग हो, आपको तो पता नहीं चाहिए। डिस ट्रैक होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो किसी एक सिंगर की दूसरे सिंगर के साथ नहीं बन रही, या उसको क्या करता है वो किसी तरीके से उसको अपने एक गाने के थ्रू, अपने रैप के थ्रू, अपने गाने के थ्रू, अपनी बोली के थ्रू उसको कहीं ना कहीं उस पर निशाना साधता है, तो उसे डिस ट्रैक बोलते हैं। DISS, डिस ट्रैक, TRAC के डिस ट्रैक, मतलब एक ऐसा ट्रैक बनाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं है ना निशाना उनका उसी की तरफ होता है जिसको वो भी एक तरीके से, जिसके बारे में कुछ कहना चाहते हो, चाहे अच्छा कहना चाहते हो बुरा कहना चाहते हो, दैट इज डिस ट्रैक। तो डिस ट्रैक का मतलब है कि एक मूर्ति भंजक है, वो एक नए तरीके से गाना, मतलब एक तो कोई आदमी होता है किसी को अगर उसने गाली देनी होती है तो फोन करके सीधी गाली दे दी या उसके मुंह पे जाके गाली दे दी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, एक नया तरीका अपनाया, मूर्ति भंजक तरीका, ऑर्थोडॉक्स कल्चर को छोड़ा और एक नए तरीके से काम किया। क्या काम किया? एक गाना निकाला उसने, और गाने के थ्रू उसको जो भी कहना था अच्छा बुरा वो कह दिया उसने। याद रख लोगे, डिसिडेंट, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट मीनिंग है। अगला वर्ड देखते हैं। अब महावीर फोगाट ने मूर्ति भंजक का क्या काम किया था? अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाने का। उसके बाद हुआ क्या, आपको पता होगा कि उस मूवी के अंदर महावीर फोगाट जो था इनपेक्यूनियस था, मतलब पेनीलेस था, हैव नॉट था, पुअर था, गरीब था या नहीं था? उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटियों को किसी कोई एकेडमी में लेके जाकर और उस पे पैसा खर्च कर सके। तो आपको याद होगा मूवी का एक सीन, जब वो एक किसी अधिकारी के पास जाता है पैसा मांगने के लिए कि सर कुछ फंड अगर मिल जाए बेटियों को खिलवाने के लिए, लेकिन फिर वो मना कर देते हैं उसको। इम्पेक्यूनियस था वो। अब इसको याद देखो कैसे करेंगे। पहले तो आप यहाँ पे एक तो ये हैव नोट को याद कर लेना। हैव नोट का मतलब होता है गरीब। पुअर मैंने लिख दिया तो सिंपल मीनिंग है ताकि आपको याद रह जाए। पेनीलेस का मतलब होता है जिसके पास, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है कि भाई साहब इस लॉकडाउन की वजह से ही इज पेनीलेस। ही इज पेनीलेस का मतलब वो बिल्कुल क्या है, 1 रुपया नहीं है उसके पास, वो गरीब हो चुका है। मान लो कोई आपको बोलता है कि ही डजंट हैव अ सिंगल पेनी, ही डजंट हैव अ सिंगल पेनी, उसके पास एक सिंगल पेनी नहीं है, मतलब एक फूटी कोड़ी नहीं है। तो पेनी का मतलब होता है एक फूटी कोड़ी भी नहीं होना। ठीक है, याद रखिएगा, पेनीलेस। अब इम्पेक्यूनियस को आपने याद रखना है। अब इम्पेक्यूनियस को कैसे याद रख सकते हैं? देखो सबसे पहले आप ये बात रखो, इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है गरीब बेचारा। अब याद करते हैं, देखो यहां पे आप एक बात पकड़ो कि इम्पैक, पैक का मतलब क्या होता है? पैक करना किसी भी चीज को, कोई भी चीज को आप पैक कर लेते हो। अब आप अगर किसी चीज को पैक कर ही नहीं पा रहे, इट मींस आपके पास इतना पैसा है ही नहीं कि आप कोई पैकिंग करके और कहीं घूमने जा सकते हो। इम्पैक्यूनियस मतलब इम्पैक्ट, कोई भी चीज को आप पैक नहीं कर सकते। क्यों? आपके पास पेनीलेस, आप पेनीलेस हो, आपके पास 1 रुपया नहीं है, आप गरीब हो, आप बेचारे हो। तो याद रखिएगा, सबसे पहला पेट्रियार्की पितृसत्ता, दूसरा आइकोनोक्लास्ट, फिर अपने पास इम्पैक्यूनियस। तो इम्पैक्यूनियस था महावीर फोगाट। फिर देखो अगला अपना मीनिंग है वो है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है न्यूट्रल। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब ये न्यूट्रल को याद रखना क्यों जरूरी है मैं बताता हूं आपको। ये जो इनडिफरेंट मीनिंग है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और ज्यादातर बच्चे डिफरेंट वाला मीनिंग याद रखते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, और वो इनडिफरेंट का मतलब समझते हैं कि कोई अलग नहीं होना, जबकि ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ होता है कोई फर्क नहीं पड़ना किसी चीज का, न्यूट्रल रहते हो आप। तो आपको याद होगा जब महावीर फोगाट की बेटियों पर लोग फब्तियां कसते हैं कि देखो ये निक्कर पहन के कहां जा रही है, खेलने जा रही है नहीं जा रही, ये बाप का दिमाग खराब हो गया, बेटियों को कुश्ती सिखा रहा है, ठीक है ना, इनका चूल्हा चौके करने के टाइम है, लेकिन ये उनको वो काम छुड़वा के काम कोई तीसरा ही करवा रहा है। ये इस तरीके की बातें होती है। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो तो महावीर फोगाट पर इन बातों का कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल का मतलब उन्हें इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट रहता है। इनडिफरेंट का मतलब
दुनिया तो है डिफरेंट, अलग अलग, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, इनडिफरेंट, उससे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना इस बात को। अब फिर आपको पता होगा कि महावीर फोगाट बहुत ही मार्टिनेट टाइप का उसका नेचर था। इट मींस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन था, मतलब बहुत ही उसका कठोर आचरण था, उसका डिसिप्लिन, मतलब बिल्कुल वो डिसिप्लिन में रहता था। जैसे उसकी बेटियों ने कहा कुश्ती से बचने के लिए कि हमें बाल बढ़ाने हैं, हमारे बाल जो खराब हो जाते हैं कुश्ती करते टाइम, तो उसने क्या किया, बाल कटवा दिए। बेटियों के वही गोलगप्पे खाने की इच्छा हो रही थी, तो उसने क्या किया, गोलगप्पे एक ही दिन में खिला के बोल दिया कि आज खा लो जितने खाने, उसके बाद नहीं मिलेंगे। याद होगा आपने अगर मूवी देखी होगी। मतलब उसका जो नेचर था किस टाइप का था, मार्टिनेट टाइप का था। अब मार्टिनेट को आप कैसे याद रख सकते हो, आर्मी के अंदर नहीं होते मार्टिन, ठीक है ना, आर्मी होते, आर्मी के अंदर ऐसे अफसर होते हैं जिन्हें मार्टिन बोला जाता है, ठीक है ना। मार्टिन का मतलब होता है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, कोई भी चीज जो उन्हें टाइम पे चाहिए, हर चीज काम टाइम पे होना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन इसका मतलब होता है जो एकदम कठोर आचरण रखता हो, डिसिप्लिन में रहता हो, अनुशासन में रहता हो। अगला है स्कैपगोट। ये काफी सिंपल मीनिंग है, लेकिन मेरा ये आपके साथ ऐड करने का जो पर्पस था वो ये था कि स्कैपगोट वर्ड कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है वन वर्ड के तौर पे। स्कैपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। इसके सामने मैंने इंग्लिश सर में इसका ईडीएम भी कोई तो मीनिंग होता है। इसलिए नहीं, हाँ ईडियम भी होता है स्कैपगोट, वैसे वन वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है इसका। अब बलि के बकरे का मैंने आगे कोई इंग्लिश में अर्थ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका जो इंग्लिश में मीनिंग था ना वो कोई फिक्स नहीं था, और एक सबसे बड़ी बात थी कि इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ इसका हिंदी का अर्थ लिखा, बलि का बकरा, स्कैपगोट। उस मूवी में स्कैपगोट कौन था, आपको याद होगा, उन जो महावीर फोगाट की बेटियां थी उनका भाई, ठीक है, उनके भाई का बलि का बकरा बन जाता है कि उनकी बेटियों को वो सुबह जल्दी उठा के कुश्ती लड़वाता है, लेकिन उनको पता है कि कुश्ती आगे जाकर उनको लड़कों के साथ ही लड़नी होगी, तो इसलिए वो क्या करता है, सबसे पहले अपने भतीजे को उठाता है, उसको बलि का बकरा बनाता है, उसको भी उनके साथ ही उठाता है और फिर कुश्ती करवाता है, तो बलि का बकरा वही बना वहां पे। अगला देखो, डेविड वर्सेस गोलियत। ये भाई साहब ईडीएम है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड वर्सेस गोलियत। और इसको याद करने का तरीका देखते हैं। पहले इसका मीनिंग देखो, अ कंपटीशन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक ओपोनेंट। एक कंपटीशन होता है किसके बीच में, एक स्ट्रॉन्ग और वीक, कमजोर ओपोनेंट के, मतलब दो खिलाड़ी होंगे, एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा और एक बहुत ही कमजोर होगा। अब होता क्या है, ये वैसे बाइबल के अंदर एक स्टोरी लिखी हुई है, वहां से ये इडियम उठाया हुआ है, इसका ओरिजिन वहां से है, बाइबल में एक स्टोरी है। अब वो स्टोरी तो छोड़ देते हैं, हम हमारे हिसाब से याद कर लेते हैं। आप ऐसा याद रखो, डेविड बेकम का नाम सुना है क्या आपने, फुटबॉलर है जो, या तो अगर वो नाम सुने तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो आप यूं यस मान के सर। चलिए कि डेविड डेविड नाम का एक बहुत ही भारी भरकम खिलाड़ी है, और सामने उसके कोई गोली जैसा, गोली का मतलब छोटा सा कोई खिलाड़ी लाके रख दे कि ले भाई साहब इसके साथ आप गेम करो, तो डेविड जीतेगा या गोली जीतेगा। अगर शरीर के हिसाब से देखा जाए, फिजिक के हिसाब से देखा जाए, तो डेविड ही जीतना चाहिए, गोली तो हारेगा। लेकिन हुआ क्या था कि एक कंपटीशन हुआ एक स्ट्रॉन्ग के बीच में और वीक ओपोनेंट के बीच में, ठीक है ना। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, एन अंडरडॉग कैन ओवरकम द ओड्स एंड बी सक्सेसफुल। अंडरडॉग किसे बोलते हैं, मान लो भारत का और जिम्बाब्वे का मैच है, भारत और अफगानिस्तान का मैच है, आप क्या कहोगे कि कौन सी टीम सबसे कमजोर है, जिम्बाब्वे कमजोर है या अफगानिस्तान कमजोर है, कि ये हारनी चाहिए, यही हारेंगी। लेकिन होता क्या है, मान लो इसका उल्टा हो जाए, तो अंडरडॉग का मतलब होता है छिपा हुआ कोई भी दुश्मन, छुपा हुआ शिकारी, छुपा हुआ कोई मतलब खिलाड़ी जो अचानक से उभर कर सामने आता है और वो जीत जाता है। तो याद रखिएगा, डेविड वर्सेस गोलियत को आपको कैसे याद रखना है, ये कंपटीशन होता है बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक ओपोनेंट। आपको एग्जाम के अंदर ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी साफ साफ। अब याद करने का तरीका बताता हूं, आपको पता होगा सर उसने एक अपनी तरीके से और बेटी की याद कर सकते हैं इसको, किससे, एक तरीके से, और जैसे कि डेविड को द्रविड़ से याद कर रख लें। बस बस बहुत अच्छी बात है, हाँ डेविड को द्रविड़ से याद रख लो, बहुत सही है। तो गोली की जिसको तरह जैसे मीनिंग याद गोली हो की तरह अपना, गेंद को। हाँ बस बस, या कितनी गोली की तरह आप गेंद कर लो भाई साहब, डेविड आगे द्रविड़ जो खड़ा है वो आपकी पार नहीं पड़ने देगा। अब देखो, ये याद आपने कुछ इस हिसाब से रखना है, मूवी के थ्रू अगर याद करेंगे तो आपको पता होगा उसकी बेटी का जो पहला कुश्ती का मैच होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो उसका ओपोनेंट होता है ना उसको चूज करती है। आपको याद होगा मूवी के अंदर वो सबसे जो शरीर में ठीक होता है उसको पकड़ती है कि मैं तो इसके साथ कुश्ती लड़ूंगी, ठीक है। याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, अगर मूवी आपने देखी है तो आपको जरूर याद आएगा कि उसका पहला मैच यस किसके साथ होता है। अगला देखो, रिनोम्ड। रिनोम्ड का मतलब होता है फेमस, प्रोमिनेंट। ये मीनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये मिस बेल्ट में बहुत आता है, याद रखिएगा। अब क्या हुआ, उसकी बेटी जब इस मैच के अंदर उसने अच्छा अच्छा एक अच्छे तरीके से खेली, वो हारी जरूर थी, लेकिन उसने ये शो कर दिया था कि कहीं ना कहीं कि उसमें दम है भाई साहब, वो कुश्ती खेल सकती है।
इस इतनी सी बात को लेकर और फिर वो बाद में क्या हो गई, रिनाउंड हो गई। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, प्रोमिनेंट। अब मैं रिनाउंड मीनिंग आपको याद करा, री का मतलब क्या होता है, दोबारा। री का मतलब होता है दोबारा। और नोन का मतलब, आप नोन को KNOWN मान लो। नोन का मतलब क्या होता है, जानना। आप किसी व्यक्ति को, कोई आपके सामने आता है और अगर आप उसको दोबारा आप जान जाते हो, अरे यार ये तो वो है, इसका मतलब वो आदमी क्या हो चुका है, फेमस हो चुका है। री का मतलब दोबारा, रोन का मतलब नोन। तो कोई व्यक्ति आपके सामने दोबारा आता है और आप उसे नोन, नोन का मतलब जान जाते हो, तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो आदमी क्या हो चुका है, आपकी नजरों में फेमस हो चुका है। और प्रोमिनेंट वर्ड इसका सिनोनिम बनता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, प्रोमिनेंट। फिर एक कोट बिटवीन टू स्टूल्स, कोट बिटवीन टू स्टूल्स, अरे दो स्टूल के बीच में फंस गया। तो ये तो वैसे ही याद हो रहा है, बड़ा सिंपल सा इडियम है कि कैसे, कि आप जब कंफ्यूज्ड इन टू अल्टरनेटिव, दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और आप दोनों में फंस जाते हो कि यार इस पे जाऊं या उस पे जाऊं, हो जाता है ना कई बार। फेल ड्यू टू डिफिकल्टी इन चूजिंग बिटवीन टू अल्टरनेटिव, और फेल भी हो जाता है कई बार आदमी जब वो दो ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन कई बार हो जाती है व्यक्ति के बीच में कि मुझे ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, वो बैच ज्वाइन करूं, मैं इंग्लिश लूं या मैथमेटिक्स की तरफ जाऊं। कई बार ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है, फेल हो जाता है। अब मूवी के साथ कैसे अटैच करेंगे, आपको याद होगा जब उसकी बेटी पटियाला में पहुंच जाती है तो एक नेशनल कोच मिलता है उसकी बेटी को, और बेटी कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे मेरे फादर ने जो गुर सिखाए हैं, फादर ने जो टेक्निक सिखाई है उस पे काम करूं या फिर जो मेरा कोच सिखा रहा है उस पे काम करूं। तो आपको याद होगा वो दो अल्टरनेटिव, दो ऑप्शंस के बीच में फंस जाती है ना, और उस वजह से उसको प्रॉब्लम ये होती है भाई साहब, डिस्पैरेज, बेलिटिल, डाउनग्रेड। मैच के अंदर वो हारना शुरू हो जाती है क्योंकि वो दो अल्टरनेटिव्स के बीच में फंस गई। कभी तो वो पिता की टेक्निक यूज करती, कभी अपने मेन जो कोच था उसका, जो नेशनल लेवल का कोच था उसके ऑप्शन में फंस गई। डिस्पैरेज हुआ, डिस्पैरेज का मतलब बेलिटिल, बेलिटिल का मतलब होता है वैसे तो बेइज्जती, लेकिन यहाँ बेलिटिल का मतलब जो डिस्पैरेज के साथ जुड़ता है ना, वो होता है इमेज कम हो जाती है किसी व्यक्ति की। बेलिटिल, किसी व्यक्ति की अगर इमेज कम होना शुरू हो जाती है। डाउनग्रेड मतलब उसने जो अपनी उपलब्धि बनाई है उसमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाती है, दैट इज डिस्पैरेज। इसको याद आप किससे कर सकते हो कि पर एज, पर एज का मतलब प्रत्येक उम्र के साथ साथ आदमी की इमेज कम होती चली जाती है। जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती चली जाती है उसकी इमेज, उसकी मार्केट वैल्यू कम होती चली जाती है। इससे इसको आप रिलेट करके याद कर लो। कोट बिटवीन टू स्टूल्स तो सिंपल ही है, दो स्टूल पड़े हैं, आपको पता करना है कि कौन से स्टूल पे बैठना है, आप दोनों में फंस गए और उठा के दोनों स्टूलों को कोई और ही ले गया, आप फेल हो गए, उठा के कोई और ही ले गया, ठीक है। तो डिस्पैरेज को आप किससे याद कर लोगे, पर एज। प्रत्येक एज में आदमी की एज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है उसका जो इमेज है वो थोड़ी थोड़ी डाउन होना शुरू हो जाती है। इससे कनेक्ट कर लेना इसको। अगला देखो, रूडिमेंटरी, इसको तो रूढ़ी से याद करो। रूढ़ी का मतलब होता है रूढ़िवादिता, ठीक है ना। इसका मतलब है एलिमेंट्री, प्राइमरी मतलब प्रारंभिक और मूल। अब आपको मैं बताता हूं ये कैसे याद रखना है। रूढ़ी को तो याद रख लो रूढ़िवादिता से, हिंदी का अर्थ भी उसका यही बनता है और उससे इसको कनेक्ट कर लो। अब मूवी के साथ कैसे कनेक्ट होएगा, आपको अगर याद होगा कि उसकी जो बेटी थी उसने क्या किया, अपने जो उसका नेशनल कोच था ना उसकी बात तो मना की, और फिर उसने वापस से कौन से गेम पे आई, वो अपने पिता ने जो उसको एलिमेंट्री ज्ञान दिया था, एलिमेंट्री का मतलब जो प्राइमरी, शुरुआती स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर उसको जो गेम सिखाया था ना, वो वापस से उसी गेम को उसी हिसाब से खेलना शुरू किया उसने। मूल जो उसका स्वरूप था, मूल जिस तरीके से वो खेला करती थी कुश्ती के गेम को, उसने वैसे ही शुरू किया, रूडिमेंटरी। अच्छा, रूडिमेंटरी को आप याद किससे रखोगे, रूढ़िवादिता। एक प्रारंभिक काल से कोई चीज चलती हुई आ रही हो, एलिमेंट्री प्रारंभिक, प्राइमरी प्रारंभिक, प्राथमिक जिसको आप हिंदी में प्राथमिक भी कह सकते हो, ठीक है। अगला है इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है अनबीटेबल, इनडोमिटेबल। इनविंसिबल को आप याद करो पहले तो, इन का मतलब अंदर और विन का मतलब जीतना। आप चाहे कितने ही अंदर पहुंच जाओ आप तो जीतोगे, जीतोगे, चाहे आप कितने ही अंदर से कमजोर हो जाओ, लेकिन आपने अगर जीतने की ठान रखी है तो आप 100% जीतोगे। तो इनविंसिबल, इन विन, इन विन को पकड़ लो। इन विन का मतलब चाहे आपके कितनी अंदरूनी चोट लग जाए, अंदरूनी तौर पे आप कितने ही कमजोर हो जाओ, लेकिन अगर आपने विन, जीतने की सोच रखी है तो आप अजय हो। अजय का मतलब अनबीटेबल, आपको कोई नहीं हरा सकता। इनडोमिटेबल, आपको कोई भी, डोमिटेबल का मतलब होता है कोई आपको दबा नहीं सकता, कोई आपको कमजोर नहीं कर सकता। उसकी बेटी ने जब प्रारंभिक और मूल गेम से खेलना शुरू किया तो फिर उसको वो अनबीटेबल हो गई, इनडोमिटेबल हो गई, उसको कोई हरा ही नहीं सकता था, हर गेम जीतती गई वो चल। और फिर देखो अगर आपको याद हो कि लास्ट में उसकी बेटी का जो मैच होता है, जो सबसे फाइनल होता है, वहां पे इनडोमिटेबल विल का यूज करती है वो। मतलब जब वो मैच में उसको टाइम कम बचता है और उसको लगता है कि वो तो हार सकती है, लेकिन उसने क्या किया, इनडोमिटेबल विल, विल का मतलब होता है इच्छा। उसने अपने मन में एक ऐसी इच्छा लेके आई कि मुझे हारना नहीं है किसी भी हालत में, नेवर गिव अप।
त्याग नहीं करना। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना। उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने पिता का सिखाया हुआ जो रूडिमेंटरी टाइप का जो उसने तरीका सिखाया था, उस हिसाब से उसने अपना गेम खेला और वो इनडोमिटेबल विल रखी, एक इच्छा रखी, ठीक है ना, एक ऐसी इच्छा जिसमें नेवर गिव अप, जिसमें वो हार नहीं सकती थी। उसने त्यागा नहीं, मामले को छोड़ा नहीं और वो फिर गेम को जीतती चली गई। आगे देखते हैं। अगला है अपने पास फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। आपको याद होगा कि उस बेटी ने क्या किया अपने लास्ट मैच में, यूज योर फुल एनर्जी, अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी थी उसने, पूरी की पूरी हाई स्पिरिटेड, पूरा जोश, पूरी ताकत लगाई थी और उसको पटखनी दी थी वहां पे। अब इसको आप गोलमाल मूवी अगर आपने देखी होगी, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी कभी देखी होगी, तो आपको याद होगा उसमें जो कार होती हैं, उन कार में क्या होता है, कुछ पीछे ऐसे सिलेंडर से लगे रहते हैं और वो सिलेंडर का पता नहीं कौन सा बटन दबाते हैं और वो कार बड़ी गोली की तरह निकलती है तेज। याद होगा आपको? गोलमाल मूवी का सीन याद आ सकता है, या फिर अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी है, टोक्यो ड्रिफ्ट, अगर ये मूवीज अगर आपने देखी है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है, उससे कोरिलेट कर सकते हैं आप। तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर, जितने भी सिलेंडर लगे हुए हैं उन सब में आपने क्या लगा दी, आग लगा दी। मतलब आप में जो सिलेंडर है, मतलब आप में जो जोश है, उसमें आपने आग भर दी, जोश भर दिया, आपने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी का यूज किया, ठीक है ना, जितने सिलेंडर थे सब में आग लगा दी, मतलब सारी की सारी एनर्जी यूज कर ली। याद रखिएगा, ईडीएम है फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर, पेपर में आ जाए लिखा हुआ मिलेगा यूज योर फुल एनर्जी, ये इसका अर्थ होता है। अब जब उसने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगाई तो फिर गेम को जीती भी वो। आपको अगर याद हो, जब वो जीती तो महावीर फोगाट को एक रूम में बंद कर रखा था और जब उसने भारत का राष्ट्रगान सुना तो वो समझ गया था कि मेरी बेटी की जीत हो गई। उसके मन में एक विकार उत्पन्न हुआ। विकार किसे बोलते हैं भाई साहब? विकार होता है मन में कोई आपके, कोई मन में कोई भाव आ जाना, विकार उत्पन्न होना, हिंदी में बोलते हैं ना विकार उत्पन्न होना। उसके मन में एक ऐसा विकार उत्पन्न हुआ कि उसको लगा कि जीती तो मेरी बेटी है, लेकिन उसे लगा कि मैं खुद जीता हूं, क्योंकि किसी और की जीत स्वयं की लगना, ऑन बिहाफ ऑफ, भी उसे लगा कि मेरी बेटी के बिहाफ पे जीत तो जैसे आज मेरी हुई है, सेकेंडरी तौर पे तो मैं ही जीता हूं, क्योंकि हमेशा वो चाहता था कि वो जीते, लेकिन वो नहीं कर पाया। फिर उसकी इच्छा थी कि वो अपने बेटे को खिलाए, बेटा भी उसके हुआ ही नहीं। तो जिस दिन उसकी बेटी जीती उसे लगा विकारियस, उसके मन में एक ऐसा विकार उत्पन्न हुआ, उसे लगा कि आज किसी और की जीत, मतलब उसकी बेटी की जीत किसकी लगी उसे? स्वयं की लगी, खुद की लगी। तो ऑन बिहाफ ऑफ, अपनी बेटी के बिहाफ पर उसे खुद की जीत लगी। लास्ट मीनिंग आज का अपना वो है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब है रेस्पेक्ट, कंसिडरेशन। तो जब वो ये मैच जीत गई थी, उसके बाद उसके पिता की भी और उसकी बेटी की भी, सबको डेफरेंस, डेफरेंस का मतलब रेस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई। लोग कंसिडरेशन करना शुरू, कंसिडरेशन का मतलब होता है लोगों का उन पे ध्यान जाना शुरू हो गया, लोग उनको कंसिडर किया करते थे, वो जो भी बात बोलते हैं उनकी बातें सुनते हैं। और डेफरेंस को आप किससे याद रख लोगे? बाकी और लोगों के, भाई हर हर व्यक्ति के पास रेस्पेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने अपने आप को एक डेफरेंस, डेफरेंस का मतलब एक डिफरेंट बना लेते हो, आप अपने आप में एक डिफरेंस यूज कर लेते हो, तो फिर आपकी भी रेस्पेक्ट होना शुरू हो जाती है, आपको भी लोग कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? तो ये थे आज के हमारे कुछ 16 सारे मीनिंग है। 16 का मतलब टोटल ओवरऑल 20 हो गए होंगे, कुछ एक दो मीनिंग इसमें और ऐड हमने कर लिए, टोटल मीनिंग है 20। याद हुए या नहीं हुए? डेफरेंस को एक तरीके से भी याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे डेफ से पहला वर्ड आ रहा है, डेफ, डेफ यानी बहरा होता है, तो बहरे की अपन हाँ रेस्पेक्ट हाँ करते हैं, उनको हमेशा कंसीडर करते हैं। हाँ, ऐसे कर लो, अगर जैसा भी मीनिंग याद होना चाहिए यार आपको। जैसे मैंने तो मेरे हिसाब से स्टोरी बनाई है, जरूरी नहीं है कि मेरी बताई हुई स्टोरी को आपको अटैच ही हो जाए बिल्कुल ही, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश मैं बेस्ट की करता हूँ। लेकिन अगर आपको डेफ से याद होता है तो आप डेफ से याद रखो, मीनिंग याद होना चाहिए। मोटिव अपना ये है कि मीनिंग याद रहना चाहिए। नहीं सर, अब आपने इन बोला था ना 16 अगर मीनिंग, कोई अलग लगे तो बता दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात, जो आपको अलग लगे आप शेयर करो, क्या पता आप वाला टेक्निक किसी और स्टूडेंट के समझ में आ जाए, कोई यस सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, यहां आपको फोकस करना है, ये जो 3 मीनिंग अभी फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखना वो है ये 14th और 15th, ये दोनों हर हालत में आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। फिर और बताता हूं मैं इसमें, ये जो मीनिंग आपके पास, इनमें आपको याद रखने वाला पहले एक तो ये दूसरा मीनिंग जो है ये याद रखना है हर हालत में, किसी भी हालत में नहीं भूलना, और ना डिसिडेंट भूलना। फिर आपको इम्पेक्यूनियस नहीं भूलना, फिर आपको डेविड वर्सेस गोलियत नहीं भूलना, फिर आपको रिनाउंड नहीं भूलना, और फिर आपको, और देख लेता हूं मैं यहाँ पे कौन कौन से, हाँ, फिर आपको यहाँ पे इनविंसिबल नहीं भूलना, और फिर आपको यहाँ पे कॉट बिटवीन टू स्टूल्स नहीं, ये तो किसी भी हालत में याद रखने ही हैं, ठीक है। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। अच्छा, ये मैंने थोड़ा ऐड कर दी अपनी खुद की, थोड़ा सीख रहा हूँ जोड़ना जोड़ना सब कुछ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो किसी को?
सर 11 नंबर दोबारा बताना सर। कौन सा था यार, आप ही बता दो, मैं बता देता हूँ, मैंने स्क्रीन वो ऐसे कर दी। सर रूडी वो था ना कौन सर, सा था रूडी क्या? वाली। रूडिमेंटरी। हाँ सर। रूढ़ी तो हिंदी से याद हो रहा है। रूढ़ी का मतलब ही क्या होता है? रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब होता है कोई चीजें जो एक पुराने टाइम से चली हुई आती हैं, ठीक है ना, शुरुआती स्तर पर जब आप छोटे थे तब से वो चीज देखते हुए आ रहे हो, ठीक है ना, तो वो रूढ़िवादिता में आ गई, एक रूढ़िवादिता चली। जैसे कल हमने एक मीनिंग याद किया था, मुंडेन। तो मुंडन हाँ होता सर। है किसी का, तो मुंडन क्या है? एक रूडिमेंट्री है, मतलब प्राथमिक स्तर पे ही चलता आ रहा है, आपने भी देखा। अब आप कल को आपके बच्चे होंगे तो आप उनका करोगे, तो आप फिर देखोगे, फिर वो अपने बच्चों के देखे, तो एक रूढ़िवादिता है, मतलब रूढ़ी को रूढ़ी से याद कर लो। तो इसके लिए तो स्टोरी बनाने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो वैसे ही बहुत सिंपल सा दिख रहा है। और बोलो ओके कोई, सर। और कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग? अब सर एक ये बार के लिए मैं फर्स्ट आप, वाले, हाँ सर ये फर्स्ट के अंदर पेट्री आर की है ना, ये आर की रूट वाला लग रहा है, तो मतलब इसका क्या मीनिंग है वैसे? देखो, आर्की वैसे तो रूट वर्ड होता है, लेकिन आर्की का मतलब होता है पुराना। जैसे आर्ची, आर्की कैन, आर्की कोई भी सेंटर होता है ना, तो जहां पे पुरानी चीजें मिलती हैं उसको कहते हैं। लेकिन रूट वर्ड से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है याद रखने में। मैं आपके साथ वही रूट वर्ड शेयर करूंगा जिनसे आपको कभी कंफ्यूज ना होना पड़े। पेट्रियार्की को याद करने के लिए आप अगर पेट्री को पकड़ लोगे ना, तो ज्यादा याद रहने के चांसेस है। पेट्री को पकड़ लो, पेट्री का मतलब पिता, पितृ लिखते ना, पितृ, बस पितृ को पिता से याद कर लो, तो पेट्रियार्की पिता से याद कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और बताओ कोई, मैं पूछ लेता हूँ आपसे कोई 2-4 महीने। इनडिफरेंट को किस तरीके से और याद कर सकते हैं? इनडिफरेंट को आप ऐसे याद रखो कि आप बाकी लोगों से डिफरेंट रहते हो। डिफरेंट का मतलब होता है अलग होना, लेकिन आप क्या हो? हाँ। बाकियों से इनडिफरेंट हो, मतलब आप पे किसी चीज का कोई कोई डिफरेंट चीज आपके सामने आ जाती है, आपके ऊपर उसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है ना, आप न्यूट्रल रहते हो, इनडिफरेंट। लोग तो डिफरेंट हो जाते हैं, जब भी कोई नई चीज सामने आती है तो लोग डिफरेंट हो जाते हैं, अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। आप इनडिफरेंट रहते हो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी चीज का, आप न्यूट्रल रहते हो, ऐसे याद कर लो इसको। अब मुझे आप ये बताइए, इनडोमिटेबल विल का क्या अर्थ होता है? नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, ठीक है। डिस्पैरेज का? विकारियस का क्या मतलब होता है? खुद की जीत होना सर। ऑन बिहाफ ऑफ सेकेंडरी, बिल्कुल, मतलब किसी और की। किसी और की जीत आपको खुद, ऑन बिहाफ। जैसे मान लो कल को आप अगर ये बोलते हो कि सर आपने पढ़ाया और उसमें से 10 मीनिंग हमारे एग्जाम में आ गए, तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे हाँ मेरा फायदा हुआ है कुछ, ठीक है ना, तो मतलब किसी और की यस जीत सर। खुद की लगना, दैट इज विकारियस। मेरे मन में ऐसे विकार उत्पन्न होंगे, विकार से पकड़ लेना इसको, ठीक है। यस सर। डेविड वर्सेस गोलियत? कंपटीशन बिटवीन अ स्ट्रांग एंड अ वीक कंपोनेंट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, चलो ठीक है, ओवरऑल याद हुए हैं। तो मिलते हैं कल ऐसे ही अच्छे लेक्चर के साथ। आपको लेक्चर मैंने पहले ही बता देता हूँ, 2 तरीके से मिलेंगे। एक तो ये लाइव क्लास के थ्रू, कई बार मैं आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन में भी दे दिया करूंगा, कुछ रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग में रख दिया करूंगा। तो मान लो कभी 4:30 बजे आप क्लास नहीं ले पा रहे हो, या कभी मुझे ही ऐसी कोई इशू हो, मैं 4:30 बजे आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके साथ शेयर कर लूंगा, वहां पे भी आप वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है ना। मीनिंग याद करने हैं कैसा ना कैसे करके, ये अपना टारगेट रहेगा। क्लास के लिए कोई और इंप्रूवमेंट अगर आप बताना चाहते हो, कोई और तरीका अगर शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। कोई आपको लगता है कि सर ऐसा भी कुछ करें तो बता दो। सर अगर सर पर्टिकुलर ये वर्ड क्लास की स्टोरी 4:30 हो तो पिट सही से रहता है। 4:30 अभी तो मुझे 4:30 कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसलिए मैं 4:30 ही रख रहा हूँ। बाकी धीरे धीरे इस टाइम को थोड़ा आगे पीछे कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड सेक्शन में जब आपको वीडियो मिल जाएंगे ना, तब आप अगर कभी 4:30 फ्री नहीं भी रहते हो तब कभी भी देख लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखना, जो जो मीनिंग आप सीखते जा रहे हो ना, उन्हें याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि मैं टेस्ट भी लूंगा, ठीक है ना, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। हाँ, तो ये याद रखने वाली बात होगी, ठीक है। यस सर। चलिए, सर जो ये इसके सर लेक्चर नहीं ले पाए, जो हाँ हाँ, सर ये जो वो केप के मतलब नोट्स बनाएंगे सर इनके? ना ना ना, अरे यार नोट्स में दे तो रहा हूँ, ये नोट्स ही तो है, क्या नोट्स बनाओगे सर यार? वो फिर इस मतलब सर बहुत सारी हो जाएगी ना सर बाद के अंदर, तो एक तो सर अपन कॉपी के अंदर से याद बहुत करेंगे। इनमें से कोई भी कम नहीं करनी है, जो आपको दे रहा हूं मैं पहले ही कम करके दे रहा हूं आपको,
इनमें से कुछ भी कम नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना। हाँ, कभी कम किसी नहीं वीडियो को करना, करने के पीडीएफ लिए बहुत सारी हो जाएगी ना सर, पीडीएफ पे वो बाद में कितनी लास्ट में बहुत पीडीएफ हो जाएंगी, तो प्रिंट निकलवा के उनको पास में रखना और सारी की सारी आपको याद नहीं होगी, उनको रिकॉल करते रहना। प्रिंट निकलवा लेना उनका, जब सारी पीडीएफ आपको मिल जाए ना तो उनका प्रिंट निकलवा के अपने पास सेव रखना, स्टेपलर लगा के फिट रखना। और सबसे अच्छी बात क्या होगी आपके लिए कि सब आपने पढ़ी हुई होंगी, एक तो ऐसे ही पढ़ रखी है जैसे अभी पढ़ रहे हैं, फिर एक खुद रिकॉल कर लिया करोगे, तो वो तो परमानेंट याद रखनी। ठीक है, तो ओके आपके सर। ऊपर बर्डन नहीं डाल रहा मैं, तो नोट्स वगैरह मतलब आप ऐसे टाइम, मतलब नोट्स बनाने का टाइम अगर यही याद रखने में कर दोगे तो ज्यादा बेटर है। सारी उम्र पड़ी है यार नोट्स बनाने की, बनाते रहना। सर हाँ जी सर इस मतलब इस वाले सेक्शन में आप मतलब सर रोज मतलब एक दो कंफ्यूजिंग वर्ड भी मतलब ऐड कर दिया करो जैसे। अरे मैं क्या 3-4 तरीके सारे यूज करके देख रहा हूँ, फिर मुझे जो बेस्ट लगेगा ना वो तरीका फिर कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे कल कुछ और ही तरीका था, आज कुछ और तरीका, ऐसे धीरे धीरे ऐड करता चला जाऊँ। वो आप मेरे पे छोड़ दो सारा कुछ, आप तो बस इतना दिमाग में रखा करो कि सर अगर 15, 20, 50 जो भी मीनिंग लेके आते हैं वो याद करने, बस। बाकी मुझ पे हाँ सर छोड़ दो, वो तो इसमें क्या करना होता कंफ्यूजिंग है। आएगा, जो कंफ्यूजिंग लाना नहीं लाना सब मेरे पे छोड़ दो, वो मैं धीरे धीरे सब ऐड करता चला जाऊँ। ये मेरा ठीक है काम सर। है। हाँ, आप तो बस ये दिमाग में रखा होगा कि क्लास में आए हो तो सीख के चले जाओ, बस। ठीक है, चलो ओके फिर सर। मिलते हैं, कल मिलते हैं। नेट बचाओ अपना, अभी सारी रात पड़ी है, नेट को काफी यूज करोगे आप। बाय। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके, थैंक यू।